बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमैर ज़हूर, योर फिज़िक्स टीचर फ्रॉम वॉइस ऑफ स्टूडेंट। अब आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और चैप्टर वाइज हम इसको एक पूरी बुक का पोस्टमार्टम करते हैं। तो अगर हम लोग पेयरिंग स्कीम की तरफ जाएं तो हमारे पास चैप्टर 2 और 4 और 3 और 5 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और 6 और 8 ये तीन, क्योंकि हमने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो लिहाजा आपके लिए जो बेस्ट चॉइस है कि आप 2nd और 4th, 3 और 5th और 6 और 8 इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अदरवाइज़ देखिए नेक्स्ट जो है वो 7 और 9 है और नेक्स्ट 5 जो है वो 10 और 11 है। जब आप 7 और 9 के साथ जाएंगे तो 7 और 9 आप कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। इसी तरह 10 और 11 करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटा ये जो पेयर हैं 7, 9 और 10, 11 वाले, इसमें बाज़ का 9 के न्यूमेरिकल जो है वो तंग करते हैं, या बाज़ का 9 में कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, न्यूटन रिंग है। तो मैं आपसे ये कह रहा था बच्चों कि हमें जो चैप्टर नंबर 7, 9, 10, 11 पर अपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से डिपेंडेंसी कम से कम करनी होगी। उसकी वजह ये है कि 7, 9, 10, 11 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जितना टाइम आप उनको प्रिपेयर करने में लगाएंगे उससे बहुत बेहतर है कि आप कोई एक दूसरा चैप्टर जो है बड़ा अच्छा तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि 7, 9 के साथ आप जा रहे हैं और 9वें में से माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको पता है एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर इसी तरह न्यूटन रिंग्स है, पोलराइजेशंस हैं आगे जाके। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसी तरह 10th चैप्टर में भी मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि जब आप फिज़िकल ऑप्टिक्स को करते हैं तो उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की डायग्राम्स में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो लिहाजा मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो दूसरा, चौथा, तीसरा, 5वां और छठा, 8वां होना चाहिए। आइए अब हम बारी बारी इनको देखते हैं। तो आइए बेटा चैप्टर 1 को अगर हम देखें तो चैप्टर 1 के अंदर बच्चों हमारे पास जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल का ताल्लुक है तो चैप्टर 1 में से ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ना ही कोई न्यूमेरिकल आएगा। तो ये बात बड़ी अहम और अच्छी भी है कि चैप्टर 1 में से लॉन्ग और न्यूमेरिकल नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास चैप्टर 1 में से 10 नंबर का जो है वो टोटल वेटेज है पेपर का, 85 में से 10 नंबर जो है वो चैप्टर 1 में से पूछे जाएंगे। अब वो जो 10 नंबर हैं, 10 नंबर में से 4 तो शॉर्ट क्वेश्चन है। अब वो जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये बड़ा अहम है कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से पॉसिबल हैं। देखें अब एक्सरसाइज से हटके अगर देखें तो 4 में से जो 2017 से बहुत ज़्यादा दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड है, और दूसरा रेडियन एंड स्टेरेडियन है, और तीसरा जो एरर्स की कॉजेज़ हैं फिर उसकी टाइप्स हैं उनको आप देख लें। तो लिहाजा चैप्टर 1 में एक्सरसाइज से हट के अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, गौर से सुनिएगा। दूसरे पेज पर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, नंबर 2 रेडियन एंड स्टेरेडियन, और नंबर 3 एरर्स की कॉजेज़ और उसकी टाइप्स को डिटेल से पढ़ें, क्योंकि आप इसके अंदर आपके MCQs भी कवर हो रहे हैं। तो लिहाजा ये टॉपिक्स आप इसको देखने के बाद अब आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। अब जब एक्सरसाइज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो लिहाजा एक बच्चा ये सोच के कि यार चैप्टर 1 में से तो न्यूमेरिकल नहीं आना, तो लिहाजा हमें चैप्टर 1 को उसके न्यूमेरिकल्स को सारों को छोड़ देना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है। चैप्टर 1 के जो आप देखें न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें पहला न्यूमेरिकल है जिसमें लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट है, बेतहाशा दफ़ा पूछा हुआ है। तो लिहाजा चैप्टर 1 के अगर मैं आपसे कहूँ कि चैप्टर 1 में अगर आप न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको 1-2 न्यूमेरिकल छोड़ के सारे न्यूमेरिकल और सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप न्यूमेरिकल ना करना चाहें तो 8 नहीं कर सकते। फिर इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 10 को आप छोड़ सकते हैं, 8, 10, और इसके अलावा न्यूमेरिकल नंबर आप छोड़ सकते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। तो इसका मतलब 5, 8 और 10 न्यूमेरिकल आप जो है वो छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने होंगे और इसमें आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएंगे। तो चैप्टर 1 में के बाद हम मूव करते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 का जहाँ तक ताल्लुक है, चैप्टर 2 के पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस का जिक्र कर लें। तो चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि स्टार्ट होता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से,
उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बाद प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आ जाती है, जिसमें स्केलर और वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता जाऊँ। हम जब पेपर चेक करते हैं तो बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे के स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में कभी 5/5 नहीं आते। यहाँ पर थोड़ी सी मेडिकल के स्टूडेंट गलती करते हैं। मैथ के स्टूडेंट्स को पता होता है वेक्टर साइंस कहाँ पे डालने कहाँ पे नहीं डालने, तो यहाँ पर स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की जब आप करैक्टरिस्टिक्स करें तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि आपने जहाँ पे वेक्टर साइन डालने हैं वो उन साइन को बड़े ध्यान से डालें, और कोशिश करें कि जहाँ पर वेक्टर्स के एंगल्स हैं, परपेंडिकुलर है या 180 है, तो उसे डायग्रामिकली शो करें और प्रूव भी करें। ठीक है, तो खाली आप करैक्टरिस्टिक्स लिख दें जी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम, तो ये इस पे आपका ये एक एवरेज सा आंसर है, तो इस पे एवरेज से ही नंबर मिलेंगे। तो लिहाजा जब आप करैक्टरिस्टिक्स लिखें तो कोशिश करें कि आप उनको साथ साथ प्रूव भी करें स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट टॉर्क ड्यू टू रिजिड बॉडी। अब टॉर्क ड्यू टू रिजिड बॉडी के अंदर जो दो साइड डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये बहुत अहम डायग्राम्स हैं और 90% स्टूडेंट जो है इन डायग्राम्स को गलत बनाते हैं। उसके अंदर वजह ये है कि जब टॉर्क को फोर्स और मूवमेंट आर्म, यानी कि जब टॉर्क के इक्विवेलेंट फोर्स और मूवमेंट आर्म का जो रिलेशन है कि अफेक्टिव कंपोनेंट हम साइन वाला क्यों लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में तो आप लिख देते हैं लेकिन डायग्राम में गलती कर देते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चैप्टर 2 में जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है और डायग्रामिकल एक्सप्लेनेशन है। बार बार इसको करें, इंशाल्लाह ताला आपके 4 में से कोई ना कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, अब इसके आते हैं चैप्टर 2 के। अब देखें, हम अगर ये सोच लें कि यार चैप्टर जिस तरह सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास पेपर एक बड़ा रवायती सा आया है, फिज़िक्स में ऑब्वियसली पेपर होता रवायती है, सिर्फ उसके MCQs थोड़े से डिस्टर्ब कर जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को। अदरवाइज़ फिज़िक्स का पेपर जो है ना वो आपका एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करके बड़ी आसानी से हो रहा होता है। अब जहाँ तक बेटा इसमें मुझे ये लगता है कि इस साल आपको इसकी एग्जाम्पल चैप्टर 2 में से पूछी जा सकती है, और स्पेशली एग्जाम्पल नंबर 3 जिसके अंदर आपको एंगल के बारे में पूछा हुआ है, जिसमें 120 एंगल आता है। एग्जाम्पल 3 देख लीजिए। फिर इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 6 बड़ी अहम है, इसको आप देख लीजिए। और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5, तो 3, 5 और 6, इवन डैट 5 और 6 की जो एग्जाम्पल है इसके सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं, तो इसलिए वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो एग्जाम्पल नंबर 3 है इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें से MCQs भी पूछे जा सकते हैं। और बेटा जाते जाते इसका जो न्यूमेरिकल है वो बड़ा एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल है इस साल के। आपको इसमें से जो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो न्यूमेरिकल जो है वो लास्ट में एक डायग्राम वाला न्यूमेरिकल है, उसको ज़रूर करके जाइएगा। न्यूमेरिकल नंबर 18, न्यूमेरिकल नंबर 18 और न्यूमेरिकल नंबर 15, ये दो ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हैं, इनको ज़रूर आप देखिएगा। 15 और 18 को बकाया न्यूमेरिकल इसमें जो पहले आप देख रहे हैं, आपको इनमें से पहले 4-5 न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जिनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इवन डैट 5वां, ये पहले 5 बल्कि छठा न्यूमेरिकल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें न्यूमेरिकल जो ध्यान से करने हैं वो 7, 8, 9 और इवन डैट 10, और फिर उसके बाद आपने करना है डायरेक्ट 14 और 15 और 18। इन न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से देख लें। और एग्जाम्पल में 3 मैंने अभी जो रिसेंटली लास्ट बताई उसे ज़रा आप देख लीजिएगा। अब आ जाएँ चैप्टर नंबर 3 पर। अब हमारे पास क्योंकि चैप्टर 2 का पेयर है चैप्टर 4 के साथ, तो मैं अभी 4 का बाद में डिस्कस करता हूँ। दूसरे के साथ चौथा जो है वो बहुत आसान है, तो इसलिए ध्यान से इसको कीजिएगा। 3rd पर अगर देखें तो 3rd के अंदर बेटा बड़े सीधे सीधे से लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन एक गैर रवायती सा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये भी पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन इसमें एक इस साल के लिए मैं समझता हूँ कि जो बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोचेस इज़ इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये इलास्टिक इन 1 डायमेंशन से इसकी डेरिवेशन है, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके आगे 4 केसेस हैं, वो 4 केसेस भी पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोचेस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इस साल के लिए बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा इसमें एक मैं जाते जाते क्योंकि पेज को पलटा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी एक नज़र बड़े अहम शॉर्ट क्वेश्चन पर पड़ी है, और ये एक्सरसाइज में नहीं है। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, तो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखिएगा। ये 100% श्योर है कि ये साल आपको पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन।
बकाया बेटा आगे चलते हैं तो हमारे पास इसमें फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के बाद कुछ एडिशनल से टॉपिक्स हैं, रॉकेट प्रोपल्शन है, मोमेंटम, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसके बाद आपको पता है एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर बेटा रुकिए, और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब ये स्टेटमेंट आए प्रोजेक्टाइल मोशन की तो बड़े ध्यान से इसको आपने लिखना। बहुत ज़्यादा इनरेलेवेंट स्टूडेंट इसमें लिखते हैं, जो पूछा नहीं होता वो लिख देते हैं, जो पूछा होता वो नहीं लिखते। तो बाद में अपनी तरफ से तो वो पूरा सवाल करके आते हैं, नंबर नहीं आते प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट वगैरह को ध्यान से देखिए। और इसके अलावा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, या जब प्रोजेक्टाइल को आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो इसको मेरा नहीं ख्याल करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके जो ज़्यादा अहम केसेस हैं वो अब्लीक प्रोजेक्टाइल है, जिसमें फ्लाइट, हाइट और टाइम के कॉन्सेप्ट हैं, इनको देख लीजिएगा। लास्ट में अगेन एक बैलिस्टिक और नॉन बैलिस्टिक मिसाइल का एक फ़र्क आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, जो कि एक्सरसाइज में नहीं है, इसको ज़रा आप ध्यान से देख लीजिएगा। और अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो असल में क्योंकि एक्सरसाइज में भी हैं तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स को बड़ी आसानी से कर जाते हैं। अगर उन्होंने ना भी देखी हो, एक्सरसाइज की हो तो हो जाती है। लेकिन चैप्टर 2 की एग्जांपल जो है वो ज़रूर ध्यान से देख के जाइएगा। उसमें से जैसे 3 एग्जांपल एक्सरसाइज में नहीं है तो वो अक्सर आ जाती है। बकाया बेटा शॉर्ट क्वेश्चन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपको सारे के सारे एक्सरसाइज के तो करने हैं, लेकिन एक्सरसाइज से हट के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 3 है उसके अंदर मैंने आपको बताया फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इस साल के लिए बहुत अहम है। फिर इसी तरह कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ये पूछ सकता है, तो ये ग्राफ ड्रा करने आपको आने चाहिए। जहाँ तक न्यूटन सेकंड लॉ है, ये भी बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक्सरसाइज से हटके है। तो लिहाजा ये छोटी छोटी बातें जो एक्सरसाइज से हटके हैं इसको ज़रूर करके जाइएगा। बेटा चैप्टर 4 की अगर बात करें तो चैप्टर 4 जो है वो चैप्टर 2 के साथ पेयर है। तो एक बात और मैं यहाँ पे करता जाऊँ, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि जैसे 9-10 से वो आते हैं तो वहाँ पे प्री डिसाइड होता है कि चैप्टर फ़लाँ में से लॉन्ग आएगा, फ़लाँ में से न्यूमेरिकल आएगा। इसमें ऐसा नहीं है। अगर चैप्टर 2 और 4 का पेयर है तो 50% आपके पास चांस है कि दूसरे का लॉन्ग और चौथे का न्यूमेरिकल आ जाए, और चौथे का लॉन्ग दूसरे का न्यूमेरिकल आ जाए। ये इक्वल चांस है। इसमें अगर कोई आपको कहे जी कि दूसरे में से लॉन्ग कर लो, चौथे का न्यूमेरिकल आएगा, ये नामुमकिन है। ठीक है, ये ठीक हो भी सकता है और ठीक नहीं भी हो सकता। तो लिहाजा इस रिस्क पे आप नहीं रहना। दूसरे और चौथे को आपने मुकम्मल तौर पर इस चैप्टर को तैयार करना। और चैप्टर 4 के अंदर बेटा अगर हम देखें तो ये स्टार्टिंग के अंदर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत अहम है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका पहला अहम लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये स्टेटमेंट कभी भी सीधी सीधी इस तरह की नहीं आती, एक्सप्लेन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी स्टेटमेंट बड़ी मज़े की आती है कि शो डैट वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इन अ क्लोज पाथ इज़ इक्वल टू 0, और शो डैट वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। शो करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। इस तरह की स्टेटमेंट आती है। और बाज़ औक़ात ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप क्लोज पाथ में प्रूव करें कि वर्क ज़ीरो होता है। तो लिहाजा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। आगे पावर से मुतल्लिक कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लेकिन पावर में जो एक शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल है, पावर इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। चैप्टर 4 के फिर मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर 4 के कम चांस है कि आपको चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसके जो चैप्टर 4 में से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आने वो 3 आने, तो बहुत चांस है कि एक्सरसाइज से हट के भी आपको आ सकते हैं। तो इसलिए चैप्टर 4 को बड़े ध्यान से देखिएगा। पावर के बाद आपके पास जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आता है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको भी देखिएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज से हट के, इसलिए मैं चैप्टर 4 जो कि एक्सरसाइज से हट के है इसको मैं बड़ी डिटेल से बोल रहा हूँ। आगे चलें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आपने इसकी डेरिवेशन करनी है, ये एक प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है। और आगे चलें तो एस्केप वेलोसिटी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और लास्ट में इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी स्टेटमेंट थोड़ी सी इस तरह सीधी सीधी नहीं आती। इसमें ये आता है शो डैट
कि टोटल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्व्ड, और बाकी इंटर कन्वर्जन का साथ कॉन्सेप्ट आ जाता है। लास्ट में कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो उससे पहले एक साइड इंफॉर्मेशन से एक दो क्वेश्चन बहुत दफ़ा आए हुए हैं। इसमें अगर आप देखें तो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये होते क्या, और इनकी एक एक दो दो एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। फिर इसी तरह आगे आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन की भरमार आती है, जिसके अंदर एनर्जी फ्रॉम टाइड्स है तो व्हाट इज़ टाइड्स ये पूछ लेता है। सोलर एनर्जी में से अक्सर एक सोलर एनर्जी के अंदर एक बड़ा अहम इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ है, जिसमें वो सोलर कांस्टेंट का जिक्र करता है, जिसकी वैल्यू 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। इसी तरह 1.1 गालबन 4 है, तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा, ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। इसी तरह आगे चलें तो लास्ट में जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी में फिर वो गीज़र का एक कॉन्सेप्ट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो बेटा ये मैंने आपको चैप्टर 4 के एक्सरसाइज से हट के शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए। अब आगे चलें तो बेटा हमारे पास इसमें चैप्टर 4 में जहाँ तक इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो लास्ट में एक दो हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। टोटल इसके शॉर्ट क्वेश्चन वैसे ही 10 है, तो 10 में से आपको चैप्टर 4 में से जो आने हैं वो 3 आने हैं, तो ज़रूर चैप्टर 4 में वो एक्सरसाइज से हट के आपको पूछेगा। तो आगे चलते हैं तो बेटा आगे नेक्स्ट चैप्टर 5 है। अच्छा चैप्टर 5 का पेयर है चैप्टर 3 के साथ। अच्छा चैप्टर 3 और 5 जो है ना ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर मुझे लगता है कि इस दफ़ा चैप्टर 5 में से कुछ ना कुछ एग्जांपल ज़रूर आएंगी न्यूमेरिकल्स में। तो मैं एक इसमें चैप्टर 5 में से, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी 3 आने हैं, तो जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है इसका भी चैप्टर 4 की तरह यही इशू है कि इसके एक्सरसाइज से हट के भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे V = R ओमेगा और A = R अल्फ़ा, ये दो बड़े अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फिर आगे चलें तो सेंट्रीपिटल फोर्स पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और इस साल के लिए बहुत अहम है। फिर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी, ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर इसी तरह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में फ़र्क क्या, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला MVR ये एक्सरसाइज में भी प्रूव है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अहम है। एंगुलर मोमेंटम को आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देखिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के भी 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, और कुछ एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से हट के साइड इन्फॉर्मेशन से भी आता है, जिसमें वो एक बीकर बना हुआ है और टर्न टेबल के ऊपर घूम रहा है, उसको भी वो बास का एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। अब नेक्स्ट बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को जब आपने छेड़ना है तो इसमें वो जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में उसके आगे सब पार्ट्स बना देता है, हाइट, फ्लाइट के, इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर हूप, इसी तरह स्पीड मालूम कर लेता है डिस्क की, हूप की। इसको ज़रा आप ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो रियल एंड अपेरेंट वेट है, लेकिन इससे पहले आर्टिफिशियल ग्रेविटी, और उसके अंदर अगेन एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, इसको आप देख लीजिएगा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आगे रियल एंड अपेरेंट वेट, ये रियल एंड अपेरेंट वेट भी बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बेटा चैप्टर 5 में से 2 बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, रियल एंड अपेरेंट वेट, इसको बड़े ध्यान से करके जाइएगा। इसके बाद आगे चलें तो लास्ट में जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के ऊपर, ये चैप्टर लॉन्ग के हवाले से क्लोज्ड हो जाता है। बकाया न्यूटन्स थ्योरी एंड अबाउट ग्रेविटेशन, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एज ए MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें से इस साल इसके आने का कोई चांस नहीं है। तो बेटा आगे चलें तो हमारे पास इसके एक्सरसाइज के तो शॉर्ट आप सारे करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अगेन थोड़ा सा मैं आपको याद करवा दूँ कि इस साल चैप्टर 2 और चैप्टर 5 के कंफर्म कुछ ना कुछ एग्जांपल्स पूछी जाएंगी। चैप्टर 2 में जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई हैं उसको देख लीजिएगा। चैप्टर 5 के अंदर जो पॉसिबल एग्जांपल्स हैं उनके अंदर 3rd एग्जांपल बहुत अहम है, एग्जांपल नंबर 3 बहुत अहम है। फिर इसी तरह आपके पास एक है एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत अहम है, और एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत अहम है। ये वो एग्जाम्पल, और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 6, तो लिहाजा इसमें 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल जो है वो एक्सरसाइज में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इसकी एग्जाम्पल्स को ज़रूर देख के जाइएगा, अदरवाइज़ आपको ये कहीं ना कहीं पर जो है वो हैरान कर सकता है चैप्टर 5।
एग्जाम्पल्स के हवाले से, क्योंकि बाज़ का स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स कर जाते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि आप खाली न्यूमेरिकल्स भी कर जाएँ तो उसके एग्जाम्पल्स ना भी करें तो वो एग्जाम्पल्स जो है वो न्यूमेरिकल से मिलती जुलती होती हैं, हो जाती हैं। लेकिन दूसरे और पाँचवें की कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में नहीं है। अगेन चैप्टर 6 पर आए जल्दी से, तो चैप्टर 6 जो है वो पेयर है चैप्टर 8 के साथ। तो इसके स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें से आना ही एक शॉर्ट क्वेश्चन और बास का छठा चैप्टर बड़ा मज़ेदार का होता है और बच्चे इसको शॉर्ट के हवाले से बड़ा कुछ याद कर रहे होते हैं। याद रखिए, इसमें से आप शॉर्ट ना भी करें तो ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। तो लिहाजा छठे और आठवें के अंदर आप में से सिर्फ छठे में से एक शॉर्ट आना, मैं बोल रहा हूँ एक आएगा, तो इसलिए ज़्यादा इसको खींचना नहीं है इस चैप्टर को। इसमें लॉन्ग के हवाले से इसको देखें। लॉन्ग के वाले से पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसमें टर्मिनल वेलोसिटी का बनता है, दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। बर्नौलीज इक्वेशन को बड़ा अहम समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस साल आपको बर्नौलीज इक्वेशन आ सकती है, लेकिन आएगी क्या? टॉरिसेल थ्योरम जो है वो बहुत अहम है इस साल के लिए। तो टॉरिसेल थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और टर्मिनल वेलोसिटी, दीज आर 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैं समझता हूँ कि पूछे जा सकते हैं। आगे चलें तो बेटा इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट आना है। बड़े बड़े मज़े के शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बच्चे इस पर बड़ा टाइम लगा देते हैं इसको करने में। लेकिन अगर आप इसको ना भी करें, चॉइस में छोड़ दें, 33 में से 22 करने कोई मसला नहीं है। तो इसके न्यूमेरिकल्स में आप ज़रूर एक दफ़ा इसकी डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज़ अक्सर इसके न्यूमेरिकल्स के आंसर नहीं आते। चैप्टर 6 की जो कैलकुलेशंस हैं इनको एक दफ़ा ज़रूर करके जाइएगा। और चैप्टर 6 में से एग्जाम्पल्स करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे और पाँचवें के एग्जाम्पल करें ज़रूर। अब आगे आ जाए तो 7वें और 9वें का पेयर है। तो 7वें का और 9वें का जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा, मतलब 5 में से 3 करने हैं तो आप एक एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें अगर हम स्टार्ट करें तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से मतलब, अक्सर आप समझते हैं, लेकिन ये स्टार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन जाके हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर अक्सर स्टेटमेंट आ जाती है, शो डैट के प्रोजेक्शन इन अ सर्कुलर मोशन फॉलोज द SHM। तो उसमें एक्चुअली एक्सेलरेशन ही पूछी होती है और उसमें लास्ट में आपने शो करना है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है। इसके बाद फेज़ एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके पास आ जाता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एक बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन इस हवाले से है कि हमारे पास इसमें इस साल इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM है। तो लिहाजा यहाँ पर 2 से 3 बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 7 में। इसमें नंबर 1 आपके पास है जो मैंने बोला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला, दूसरे नंबर पर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन और तीसरे नंबर पर एनर्जी कंजर्वेशन है। तो खुशकिस्मती है कि आपके पास इसमें 3 पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है और लास्ट में जितने भी हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, डैम्पिंग रेजोनेंस की एप्लीकेशंस, ये क्योंकि एक्सरसाइज में ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। इसके एक्सरसाइज में से ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियसली, और एक्सरसाइज से हट के शॉर्ट क्वेश्चन ना होने के बराबर है। तो लिहाजा बेटा इसकी एक्सरसाइज इतनी रिच है कि इसमें से आपको MCQs भी पूछ लेगा। तो आगे चलें तो बेटा इसके एग्जांपल्स की जगह आप न्यूमेरिकल्स को ज़रूर देखें। न्यूमेरिकल्स इसमें से अगेन आपके पास टोटल न्यूमेरिकल इसमें गालबन 8 न्यूमेरिकल हैं, तो 8 के 8 न्यूमेरिकल्स आपको इसमें करने होंगे। अगेन आ जाए चैप्टर 8 के ऊपर 8 का पेयर है चैप्टर 6 के साथ, बहुत अहम है। चैप्टर 8 को जब आप करें तो चैप्टर 8 के अंदर गिने चुने से टॉपिक है, जिनमें पहला इससे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से पहले जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रोग्रेसिव वेव क्या होती हैं, उसके बाद प्रोग्रेसिव वेव्स के साथ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट है, उनको देख लें। फिर इन फेज़ मोशन क्या होती है, आउट फेज़ मोशन क्या होती है, और यहाँ पर एक दरमियान में फेज़ और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन है जिसमें वो पाथ डिफरेंस दे देता है और फेज़ डिफरेंस पूछ रहा होता है। फाई इज इक्वल टू पाई ओवर लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। यहाँ से बड़ी कमाल की MCQs आती हैं और यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाथ डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ फेज़ डिफरेंस कैसे लिखना है, तो लिहाजा इसको देखिएगा ध्यान से। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है लैपलेस करेक्शन से, लेकिन जब आप लैपलेस करेक्शन का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो इससे पहले आपने न्यूटन्स फार्मूले में जो ड्रॉबैक्स हैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करना और उसके बाद आप लैपलेस करेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाते हैं अफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसके अंदर हमारे पास
अफेक्ट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के अंदर जो है वो टेम्परेचर का अफेक्ट है। फिर आगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ जाता है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन बहुत अहम है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसके बाद उसकी आगे 3-4 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता है बीट, स्टेशनरी वेव्स और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। इसमें इंटरफेरेंस और स्टेशनरी वेव्स बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इंटरफेरेंस बहुत कम लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, बीट्स बहुत कम लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैं इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूँगा, ना इंटरफेरेंस ना बीट्स। अब स्टेशनरी वेव्स भी लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग को आप एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे, बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फ्रॉम रियर टू डेंसर और डेंसर टू रियर, इसको भी ज़रूर देख के जाइएगा, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हम बार बार जो है वो बच्चे की भी डिमांड होती है, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ आगे चलें तो हमारे पास ओपन कॉल, इसके अलावा हमारे पास एयर कॉलम के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अब आगे चलते हैं तो लास्ट में इस साल के लिए बेटा डॉपलर इफेक्ट इसलिए बड़ा अहम है कि लास्ट टाइम ये हमारे पास ALP में नहीं था, एक्सेलरेटेड सिलेबस में नहीं था डॉपलर इफेक्ट, अदरवाइज़ ये बहुत दफ़ा पूछा हुआ है। डॉपलर इफेक्ट के टोटल 4 केसेस हैं, 4 के 4 करने की ज़रूरत नहीं है। पहला करें, पहले को उल्टा करते दूसरा बन जाता है, तीसरा करें, तीसरे को उल्टा करें तो चौथा बन जाता है। तो स्मार्टली चलें, डॉपलर इफेक्ट के 4 में से आप पहला और तीसरा केस पढ़ लें और पहले को रिवर्स करके दूसरा बन जाएगा और तीसरे को रिवर्स करके चौथा आ जाएगा। द लास्ट वन बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के मतलब। तो रेड शिफ्ट क्या होती है, ब्लू शिफ्ट क्या होती है, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है, इसको ज़रूर करके जाइएगा। आगे जाके बेटा इसकी एक्सरसाइज के मैं फिर बता दूं, चैप्टर 8 के एक्सरसाइज के इक्का दुक्का लास्ट से शॉर्ट क्वेश्चन कुछ अहम है, अदरवाइज़ जो चैप्टर 8 है इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से हट के बड़े अहम है। इसमें जाते जाते कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात कर लें तो न्यूमेरिकल नंबर 3 बड़े ध्यान से करके जाइएगा, अहम है। न्यूमेरिकल 4 को ज़रा देख के जाइएगा और न्यूमेरिकल नंबर 6 को देख के जाइएगा, बड़े अहम है। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 8 भी आया हुआ है एक आधी दफ़ा। अगेन अगर मेरे से कोई पूछे कि फ़िज़िक्स में आप 85 और 85 नंबर लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मैं सिर्फ उसको किस 2 लाइनों में जवाब दूंगा कि बेटा आप पहले तो सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट कर दो और कोई से 6 चैप्टर सेलेक्ट करके उनके तमाम पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन कर लो। अब इन 2 लाइनों के गिर्द 85 नंबर घूमते हैं। अब आप देखें जब पहले कोई भी 6 चैप्टर के लिए आप लॉन्ग क्वेश्चन करके गए हैं तो ऑब्वियसली आपके MCQs तो हो गए, फिर मेजर पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का भी हो गया, तो 1-2 MCQs में प्रॉब्लम आएगी तो थोड़ा बहुत आपने अगर पढ़ा होगा तो वो MCQs भी हो जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों आपने अगर तो सिक्योर रहना है तो बहुत आसान फार्मूला है कि आपको फ़िज़िक्स में कोई से 6 चैप्टर और एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल। पेयरिंग स्कीम आपको मैंने पहले शेयर कर दी हुई है। अब आगे चैप्टर 9 के ऊपर, चैप्टर 9 का स्टार्ट होता है। इसमें शुरू में वेव फ्रंट्स के कॉन्सेप्ट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम है, स्फेरिकल, प्लेन वेव फ्रंट और तीसरे नंबर पर हाइगन प्रिंसिपल, ये तीनों बड़े अहम हैं। फिर इसके बाद डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की कंडीशन है जिसमें मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंस है, ये अगेन बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे आ जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इस चैप्टर का सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन ही यही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये भी प्रोजेक्टाइल तरह का है कि यंग प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, आगे उसकी कोई 1-2 हेडिंग पूछ लेता है। इसी तरह यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वो पूछने के बाद आगे 1-2 उसकी हेडिंग्स हैं, फ्रिंज स्पेसिंग है, फिर इसी तरह पार्ट डिफरेंस और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव है, इनको आप देख लीजिए। फिर आगे जाके इंटरफेरेंस थिन फिल्म में माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, लेकिन इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर और न्यूटन रिंग और थिन फिल्म में सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। फिर इसमें डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्वियसली शॉर्ट के वाले से अहम है, लेकिन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आता है। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है जिसका इस्तेमाल MCQs में भी है, न्यूमेरिकल में भी है। फिर डायफ्रैक्शन इन डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल, इसके अंदर बहुत अहम है ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करके जाइए। फिर इसके बाद लास्ट में पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बड़ा अहम है, लेकिन पोलराइजेशन के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो जो नेम है उनको आप देख लें। फिर लास्ट में एक अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑप्टिकल रोटेशन, तो इसको भी देख के जाइएगा।
अगेन चैप्टर 9 के मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि चैप्टर 9 7 के साथ पेयर है, तो इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। अब आ जाए चैप्टर 10 के ऊपर। तो चैप्टर 10 के अंदर बेटा हमारे पास जो है वो चैप्टर 10 और 11 का पेयर है, लेकिन चैप्टर 10 के स्टार्ट में मैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन के कॉन्सेप्ट हैं, रिजॉल्विंग पावर के कॉन्सेप्ट हैं। पहले 3-4 पेजेस आपको शॉर्ट MCQs के लिहाज से करने होंगे। उसके बाद चैप्टर 10 के अंदर जो MCQs एक आती है वो सीधी सीधी आपको MCQs आएगी, वो आएगी आपके पास फार्मूले के लिहाज से। फिर इसके बाद आप देखें आगे चलते जाएं तो हमारे पास इसी में स्पीड ऑफ लाइट है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर से जो माइकलसन ने जो इसको मेजर किया था, इसमें स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला है। अक्सर चैप्टर 10 में जो एक MCQs आती है वो आती है बच्चों फार्मूला रिलेटेड, जिसमें मैग्नीफिकेशन आपको टेलीस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पता होनी चाहिए। फिर लास्ट में बेटा इसमें कुछ आ जाते हैं पावर लॉसेस आ जाते हैं, उनको आप ध्यान से देख लें। तो बेटा चैप्टर 11 के अंदर मैं, क्योंकि चैप्टर 11 जो है वो जाके 10 से पेयर कर रहा है, तो 10 और 11 के पेयर में चैप्टर 11 को आप प्रेशर ऑफ गैसेस को ध्यान से देखें। इसके अलावा चैप्टर 11 के अंदर हमारे पास जो है वो CP - CV = R, ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन, और कॉर्नेट इंजन, ये 3 बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉर्नेट इंजन, प्रेशर ऑफ गैस और CP - CV = R, ये छोटी सी डेरिवेशन है। बकाया रह गया बेटा मैं यहाँ पर चैप्टर 11, क्योंकि अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं चॉइस में और यहाँ पर 2 से 3 MCQs गलत होती हैं। मैं उन 2 से 3 MCQs पर ज़रा आपसे बात कर लूँ जो आनी है। एक मैं लास्ट से शुरू होऊंगा एंट्रोपी से। एंट्रोपी में रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइडियाबैटिक और इस तरह के प्रोसेस के बारे में पूछेगा। एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, रिमेन कांस्टेंट होगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट MCQs के लिहाज से देख के जाइएगा। फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल 1 है और न्यूमेरिकल गालबन 3 और 4 हैं। इन न्यूमेरिकल्स को एज ए MCQs के तौर पर जान के जाइएगा, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की स्पीड को पूछा हुआ है STP। इसी तरह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी MCQs में आया हुआ है। तो चैप्टर 11 बच्चों का बहुत वीक होता है, लेकिन चैप्टर 11 में से अक्सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं MCQs के हवाले से जिसकी वजह से आपके 85 और 85 आते आते रह जाते हैं। तो इसमें एंट्रोपी को ज़रा देख के जाइए, एक उसका MCQs। फिर इसके अंदर आइडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो शक्ल बनती है, जिसमें आइडियाबैटिक के अंदर डेल्टा Q 0 हो जाता है और वर्क जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जीज के बराबर हो जाती है। तो इन चीज़ों को ज़रा गौर से देख के जाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको 85 और 85 में जो 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ता है वो चैप्टर 11 की वजह से पड़ता है, और वो भी MCQs की वजह से पड़ता है। और मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं इनको MCQs के हवाले से बड़े ध्यान से देख के जाइएगा। तो जहाँ तक बेटा जो मैंने आपसे बातें की हैं उसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बेटा हमने इस वीडियो के अंदर ये सीखा कि हम लोग फ़िज़िक्स में 85 ओवर 85 किस तरह स्कोर गेन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। कोशिश कीजिए कि ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक सदका जारिया समझते हुए, क्योंकि जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ऑब्वियसली इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और आपके दोस्तों को हेल्प आउट करेंगी। तो इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।